नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2023 से 24 का आम बजट पेश करेंगी। आम चुनावों से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर क्या होगा, मकान कर्ज को लेकर क्या राहत बढ़ेगी, इस पर सभी की निगाहें होंगी। वित्त वर्ष 2023 से 24 का बजट भी निर्मला सीतारमण द्वारा पेपरलेस रूप में पेश किया जाएगा। 2024 के अप्रैल या मई में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के साथ बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बजट को लेकर लोगों की सरकार से काफी उम्मीदें हैं। तो देश के बजट आने में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए बुधवार का दिन बहुत बड़ा और व्यस्त रहने वाला है। पूरे देश की नजरें उनके भाषण पर रहेंगी। बुधवार का उनका पूरा शेड्यूल फिक्स होगा। पूरे दिन का उनका शेड्यूल क्या होगा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सुबह तकरीबन 7:45 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी। नॉर्थ ब्लॉक से बजट की कॉपी लेकर निकालेंगी वित्त मंत्री और सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय की गेट नंबर 2 पर होगा फोटो सेशन और सुबह 9:30 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बजट की अपनी औपचारिक मंजूरी देंगी और सुबह 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। सुबह 10:10 पर बजट को कैबिनेट की मंजूरी देने के लिए बैठक होगी, जहां बजट पर कैबिनेट की आधिकारिक मंजूरी ली जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। दोपहर 3 बजे बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो कल ये पूरा आपको बता रहे हैं शेड्यूल रहने वाला है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देकर इसकी शुरुआत की गई। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जब मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही हैं, तब ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। आदिवासी गौरव के लिए मेरी सरकार ने अभूतपूर्व फैसले किए हैं। नॉर्थ, ईस्ट और हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास की एक नई गति का अनुभव कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी है। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। आप इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन छोटे किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक की मदद दी गई। इसी तरह छोटे किसानों के लिए
फसल बीमा, सोयल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की कवरेज बढ़ाने के साथ ही हमारी सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा। किसानों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना से लेकर फसलों के एमएसपी में वृद्धि करते हुए मेरी सरकार छोटे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को जगाया है। ये वही वर्ग है जो विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित था। अब जो मूल सुविधाएं इस वर्ग तक पहुंच रही है तो ये लोग नए सपने देखने में सक्षम हो पाए। अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी और केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त हुए 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अलावा 24 शिक्षाविद की खास टीम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब 2017 में सरकार बनी थी तो किसानों की ऋण माफी के लिए मैंने खुद बैंकर्स को फोन मिलाए थे। हालात ये थे कि एक भी बैंकर्स ऑनर्स ने कॉल रिसीव नहीं की थी, ना ही मुझसे कोई बात की, लेकिन सरकार के संकल्प और कामों की वजह से अगले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 से ज्यादा बैंकर्स के चेयरमैन और मालिक भाग लेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है यूपी में निवेश को लेकर हर प्रकार का ऋण उपलब्ध कराने के लिए वो तैयार हैं। बुधवार को सीएम योगी का सिद्धार्थनगर का दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी सांसद खेल महाकुंभ और 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के कार्यक्रम के समापन में शामिल होंगे। सीएम योगी के आगमन को लेकर कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जिले में सुरक्षा सहित व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अभी तक प्रस्तावित कार्यक्रम है और जो प्रस्तावित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का वो यह है कि इस जनपद में आगमन के उपरांत सांसद खेल का समापन करेंगे स्टेडियम में और उसके बाद एक ऐतिहासिक महोत्सव यहाँ पे सिद्धार्थनगर महोत्सव जो हो रहा है इसके भी समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यात्रा हेलीकॉप्टर से अभी बताया, जब तक अंतिम रूप से कार्यक्रम नहीं आ जाए तब तक उसके बारे में संभावना करना उचित नहीं होगा। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पोस्टर में डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा मुंबई लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार देर शाम करहल पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सदन में मुख्यमंत्री योगी से पूछेंगे कि वो शूद्र हैं या नहीं। तो ये पोस्टर जो हम आपको दिखा रहे हैं आज सुर्खियों में रहा क्योंकि इस पर लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और ये मामला तब और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि मैं सदन में पूछूंगा कि बताइए कि क्या मैं शूद्र हूँ। तो इसके बाद जो पोस्टर लगा है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पोस्टर को लेकर के सपा के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम समाजवादी लोग और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। और इसमें क्या बुराई है? हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं।
समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे गर्व से कहो हम शूद्र है के पोस्टर पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की। सुनवाते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के बाहर आज एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? समाजवादी पार्टी को एक बैनर और लगाना चाहिए कि सपा के लोगों गर्व से कहो कि प्रमोशन में आरक्षण हम लोगों ने खत्म किया है। दूसरा लाइन उसी पे लिखना है इनको, 27% जो पिछड़ों को आरक्षण है, अति पिछड़ों का हिस्सा हम लोगों ने लूटा है, गर्व से कहो समाजवादियों। इस तरह का बैनर एक और टंगना चाहिए। राजभर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अब रामचरितमानस को लेकर बयान कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। महिलाओं के बारे में जो चौपाई है उनमें बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये राजनीति है? 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री थे, तब महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया। सत्ता जाते देख बहुजन समाज पार्टी की रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। वहां उसी रामचरितमानस पर उन्होंने माला फूल चढ़ाई, अगरबत्ती दिखाई, धूप दशांग किया। बेटी सांसद, ये मंत्री बने 5 साल। 5 साल राम राम जपना, अति पिछड़ों का माल लूटना, यही करते रहे। सत्ता समझ में आया कि अब फिर जाने वाली है, तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग हैं, फिर सत्ता पाने के लिए ये सपा में चले गए। ओम प्रकाश राजभर को क्या लगता है, क्या ये 2024 के लिए एक मुद्दा है, क्या ये राजनीति है, क्या ये नई राजनीति है? विनाश काले विपरीत बुद्धि है। ये सत्ता से बेदखल हुए लोग पागल हो गए हैं। सत्ता पाने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं कुछ है नहीं, और जनता सब जानती है। बीजेपी को दिखाओ, डर पैदा कराओ, बीजेपी को दिखाओ मुसलमानों का वोट लो, बीजेपी को दिखाओ अति पिछड़ों का वोट लो। एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मुद्दा है वो एक राजनीति है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी सुभाषपा अपनी 24 को लेकर तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। लगातार रामचरितमानस को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। अमेठी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रामायण की प्रतियां जलाए जाने के सवाल पर कहा कि रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जिसने रामायण की प्रतियां जलाई उसने गलत किया। देखिए, उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट, पार्टी का तो इस पर देखिए, अखिलेश ने भी बोल दिया, हमने भी बोल दिया है। तो ये जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखिए, जहाँ कोई गलत काम करेगा तो उसकी FIR हो गई, जांच होगी, और जांच के नाम पर अगर कहीं उत्पीड़न होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। नेताजी के ना रहने के बाद आप फिर से जो है वापस आए हैं, क्या लगता है कि अगर ये थोड़ा पहले आ गए होते तो कुछ जो है आंकड़े कुछ और होते? देखिए, हम तो संगठन के आदमी रहे और फिर संगठन का हमें काम मिल गया है, तो हम संगठन को मजबूत करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, और फिर हमारा केवल एक ही मिशन होगा, जो भी चुनाव होगा, चाहे 24 का हो, चाहे 27 का हो, समाजवादी पार्टी। बाराबंकी में प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस पर ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के खिलाफ टीका टिप्पणी की है, इसलिए उन्हें अधर्मी स्वामी कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन देकर महासचिव बनाया है। ऐसे में साफ है कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, क्योंकि सपा कभी राम भक्तों पर गोली चलवाती है तो कभी धर्म के खिलाफ बोलने वालों को प्रमोशन देती है। ऐसे में इन राम विरोधियों को जनता ने कहां पहुंचाया है वो सबके सामने है। जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे अधर्मी कहा जाता है जी। और जो धर्म पर टीपा टिप्पणी करता है उसे अधर्मी कहा जाता है। अब स्वामी मत कहिए, अधर्मी स्वामी कहिए तो चलेगा, अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज इस तरीके का प्रमोशन से पता चला सपा राम विरोधी है, कभी गोली चलवाती है, कभी बोली से लोगों को प्रमोशन देती है। तो आज राम विरोधी
जितने लोग हैं उनकी किस जनता कहाँ पहुँचा रही 70 साल से आगे। राम का मतलब होता है निषाद राज। जब से भगवान राम और निषाद राज के गले मिलन का इतिहास मिला है, किला घोषित हो गया, पर्यटक स्थल घोषित हो गया, निषादों को जगा दिया है। कभी दोनों लोग बाल सखा थे और रावण राज खत्म किया था। लखनऊ में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता अभियान मिशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा क्षमता संवर्धन और पुरस्कार वितरित किए गए। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा यूपी में 75 लाख परिवारों को नल से पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के साथ यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और प्रमुख सचिव नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अनुराग श्रीवास्तव मौजूद रहे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद जी। मंत्री जी, आज जिस तरीके से 75 लाख घरों तक जल पहुंचाने की योजना आज पूरी हो रही है और आगे का क्या लक्ष्य है? जिस तरह से अपने उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जल जीवन मिशन को लेकर के पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने धरातल पर इस मिशन को उतारा है। निश्चित रूप से जो स्वच्छ जल अपने प्रदेशवासियों को मिल रहा है, जहां पर कभी परिकल्पना भी नहीं की गई थी, ऐसे जगह पर जल पहुंचा करके समयबद्ध तरीके से हम और पूरे प्रदेश की सरकार इस कार्य में लगी हुई है। माना जाएगा भी ये लक्ष्य जो अभी बुंदेलखंड से पहला चरण आपने उठाया है, तो अगला चरण अब किधर जा रहे हैं? देखिए, फर्स्ट फेज में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 2 जनपदों को लिया गया था। उन जनपदों में जहां कभी पेयजल का बहुत संकट था, अन्य पानी के लिए भी संकट था, ऐसी स्थितियों में जल जीवन मिशन के तहत उन क्षेत्रों को पेयजल पहुंचाया जा रहा है और प्रदेश के बाकी जनपदों में भी ये परियोजना चालू हो गई है। समयबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, जो बता रहे हैं कि हमने फर्स्ट फेज में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के जिलों को लिया था, जिनको हमने पूरा कर दिया है। बाकी जगहों के लिए लगातार हमारी योजना आगे बढ़ रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने जिस प्रकार परिश्रम की पराकाष्ठा किया है, गांव के लोगों को जिस प्रकार सहयोग मिला है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला है, जिसके कारण इस लक्ष्य को प्राप्त हम किए हैं। 75 लाख घरों में, सभी घरों में हम लोग जल का और शुद्ध जल यानी नल का कनेक्शन, शुद्ध जल देने का काम किए हैं। आदरणीय मोदी जी का, योगी जी का सपना है कि सभी घरों तक पानी पहुँचे और शुद्ध जल पहुँचे। और ये भी है कि हमारे अधिकारीगण ये भी अनुभव करें कि इस गाँव में पानी के लिए उपलब्धता क्या है और 25 साल बाद यानी 2047 में पानी की स्थिति क्या रहेगी, उस समय आबादी क्या होगा, उस समय का भी एक नक्शा अभी से बनाना चाहिए। यानी कि उस समय जल संचय हमें कितना करना है, पानी का दोहन नीचे से कितना करना है और इसकी भविष्य के लिए व्यवस्था करना है। इसलिए बहुत काम करना है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में जल जीवन मिशन गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का योजना है और इसमें पिछले कुछ समय में काफ़ी गति आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय जल शक्ति मंत्री जी के निर्देशन में इसमें हम लोग सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। शुरुआत बुंदेलखंड विंध्य से हुई थी और वहाँ पर पिछले 2 सालों के प्रयास के बाद अब लगभग हर घर जल की योजना अंतिम चरण में पहुँच गई। कितने गाँव हैं और कितने लोग लाभान्वित? देखिए, प्रदेश में कुल मिला के 97,000 गाँव हैं और बुंदेलखंड में करीब 6,500 गाँव हैं। तो पहले चरण में बुंदेलखंड पूरा हो रहा है और पूरे प्रदेश के 97,000 सभी गांव 2024 तक कवर हो जाएंगे। मेंटेनेंस की अलग से व्यवस्था की गई है। पहली बात तो ये है कि जो वेंडर्स बना रहे हैं 10 साल तक यही मेंटेन करेंगे और इस बीच में ये ग्राम पंचायतों के हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि वो उसके बाद उसको चलाने में सक्षम हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।